morning and a very warm welcome to News Edge with Fariha Idris. पाकिस्तान क्रिकेट टीम नाक़िस कारकर्दगी की वजह से अपने ही मुल्क में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से अब बाहर हो चुकी है। कल हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया था। जुमेरात के दिन रावलपिंडी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बांग्लादेश से अब एक आखिरी मैच खेलना ज़रूर है, लेकिन इस मैच का पाकिस्तानी कौम को शायद ना इंतज़ार है ना कोई इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि टीम बहरहाल अब टूर्नामेंट से आउट है। कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर पूरी कौम नाराज़ भी है, गमज़दा भी है और जल्द अज जल्द इलेक्शन ये कह रही है कि एक एक्शन लिया जाए और कुछ ना कुछ तरीक़ेकार किया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से ये मुतालबा किया जाए कि वो स्टेडियम जिस तरह बना रहे हैं उसी तरह एक टीम भी बनाकर दिखाएं। बानी तहरीक इंसाफ भी आज क्रिकेट के हवाले से ही बरहम दिखाई दिए। उनसे जब उनकी मीटिंग हुई उनकी बहन से, तो उन्होंने कहा कि बानी PTI जो है इस वक्त बहुत सख्त चेयरमैन PCB पर गुस्सा है। लेट्स वॉच दैट। ज़्यादातर मुलाकात जो थी, इमरान खान को बहुत सख्त गुस्सा चढ़ा हुआ था। क्रिकेट सारा आज गुस्सा इमरान खान का क्रिकेट पे निकल गया। उनको बड़ा दुख था। उनको गुस्सा इसलिए था कि पहले आपने इसको चीफ मिनिस्टर लगाया, इसने जुल्म किया। इसने इंटीरियर मिनिस्टर लगाया, इसने जुल्म किया। इसको जिस ओहदे पे लगाया गया इसने बेड़ा गर्क किया। आपने क्रिकेट पे लगा दिया जिसको टेक्निकल गेम है वो कह रहे हैं, और जिसको आता कुछ नहीं है, सारे मैच हार गए। आमतौर पर एक इज्जतदार आदमी इस वक्त रिजाइन कर देता है, लेकिन ये आदमी रिजाइन तो नहीं करेगा। आपको क्रिकेट का शौक कब से था कि आपने 4 ओहदे लेकर फिर 5वां भी लेने की जरूरत आपको महसूस हुई? कुछ अर्से पहले तक आपने देखा होगा कि PTI ही के सोशल मीडिया अकाउंट बार बार ये कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की तबीयत ख़राब है, बहुत सख्त मुश्किलात में है। आज इसको भी करेक्ट किया है अलीमा खान ने, वो भी देखिए। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आपको पता है आप सबके वो सोर्सेज होते हैं, वो फिर आप एक खबर डिस्ट्रैक्शन के लिए आप ये निकाल दें कि इमरान खान बेहोश होके गिर गए, तो उस पर तो वो हंस रहे थे, लेकिन मैंने कहा हंसने की बात नहीं है, पीछे बाहर आपको तो नहीं पता कितना परेशान लोग हो जाते हैं। और हमें शुक्र है कि इमरान खान की अपने बच्चों से बात हुई थी हफ्ते वाले दिन, इसलिए मैंने बच्चों से पूछ लिया था, तो हमें ये तसल्ली हो गई थी कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। तहरीक इंसाफ की क़यादत की क्योंकि कई रोज़ बाद आज बानी PTI से मुलाकात हुई है, उसके हवाले से भी उन्होंने अपडेट किया है, वो भी देखिए। जो लोग पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी पर हमले करते हैं या पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों को फारिग कर दिया गया है उनको ठोस वजूहात की बिना पर फारिग किया गया है। शेर अफजल साहब पार्टी से बाहर हो चुके हैं, ये 2 टोक फैसला है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। और बाकी जो कोई भी अपने आप को समझता है कि वो पार्टी में आना चाहता है या पार्टी का खैर खा है, तो उसको अपनी जुबान को भी लगाम देना होगी। पार्टी बिल्कुल मुत्तहिद है, पार्टी के ओहदेदारान मुत्तहिद हैं, पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने आ गया। जिस किसी ने बदकलामी की, जिस किसी ने ज़दोकोब किया, वो पार्टी का हिस्सा नहीं है और पार्टी उसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करती है। सेनेटर फैसल वाडा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। वैसे तो और भी बातें हैं जो आपकी ठीक हुई हैं, 9 मई वाला भी आज डेवलपमेंट हुई है, लेकिन ज़रा पंजाब की कारकर्दगी पर आते हैं। कारकर्दगी कैसी लगी आपको? चलिए पूरे पाकिस्तान की बात कर लेते हैं या खाली पंजाब की करें? देखिए, मैं तो कोई स्पेसिफिक सूबे की बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप मुझसे सूबे की कारकर्दगी की बात करेंगे तो फिर मैं KPK की बात करूँगा, फिर बलूचिस्तान की करूँगा, सिंध की भी करूँगा। बाय एंड लार्ज अगर आप मुझसे सारी चीज़ें पूछें तो मैं आपको एक जवाब दे सकता हूँ और मुझे शर्म नहीं आती इस बात के ऊपर। देखिए, हमें आज जो परफॉर्मेंस या जो भी बेहतरी है, पटरी से उतरी हुई ट्रेन थी, टूटी हुई गिरी हुई थी, उसको पटरी पे खड़ा किया, थोड़ा हल्का का चलना शुरू हुई है, उसका क्रेडिट आपको आर्मी चीफ को देना पड़ेगा। ठीक है जी। स्मगलिंग उन्होंने रोक दी, डिवैल्यूएशन उन्होंने रोक दी, डॉलर उन्होंने कर्टेल कर लिया, करंट अकाउंट डेफिसिट उन्होंने कर दिया। फेडरल गवर्नमेंट ने यू टॉकिंग अबाउट, ठीक है, ओके, राइट, जो टीम मेंबर है पाकिस्तान के, टीम मेंबर आप भी हैं, टीम मेंबर मैं भी हूँ। क्या कहते हैं, SIFC का प्लेटफॉर्म बना दिया, डिफ़ॉल्ट से बचा दिया, बैंकरप्सी से बचा लिया। अब तो सो के लोग कह रहे हैं सिंध से कि कच्चे के डाकू भी आके संभाल लें। पंजाब से आवाज़ आ रही है कि नोगो एरिया क्लियर करके दें, और कराची की पार्टी कहती है कि डंपर्स को भी आप संभालें। ठीक है। तो जब आपने सब कुछ जो है बॉर्डर पे भी आप उनसे कहते हैं कि बॉर्डरों के अंदर भी आप चाहते हैं खून बहाएं अपना, और सब कुछ जो वो करते हैं, एटलीस्ट उनको अप्रिशिएट तो करें कि वो पाकिस्तान का मुखलिस हैं। एक वाहिद इदारा है जो 85-90% इंटैक्ट है, बाकी सारे इदारे 85-90% बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है। और जमहूरियत का जनाजा, माफ़ी चाहता हूँ अपनी आप को, मैं बहन कहता हूँ, लेकिन आपको भी बहुत शौक था जमहूरियत का, मुझे अब भी है, तो फिर आप मजा लें जमहूरियत का। इस जमहूरियत ने आपको रोडें टूटी हुई दी, इस जमहूरियत ने आपको नलके दिए, पानी नहीं दिया, इस जमहूरियत ने आपको जाहिल रखा, इस जमहूरियत में गरीब के बच्चे के पैर के नीचे जूती नहीं है, इस जमहूरियत ने आपको इंसाफ नहीं दिया, इस जमहूरियत के अंदर परफॉर्मेंस नहीं है, रिफॉर्म्स नहीं है, इस मुल्क के अंदर बिजली के खंभे, बिजली नहीं है, गैस है, गैस नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए, जब एक
जब ये सब कुछ आपको जमहूरियत नहीं, तो मुबारक हो आपको जमहूरियत। अब जब आप कहते हैं कि जमहूरियत हाइब्रिड है, तो अगर मैं अपनी बात करें तो मैं, फिर सियासी लोग नाराज़ हो जाते हैं, सेंसिटिव भी बहुत होते हैं। बीड़ी पीते पीते फैक्ट्रियों के मालिक भी बन जाते हैं। जो गरीब को चीज़ें चाहिए आज, उन सब की फैक्ट्रियाँ सारे पॉलिटिशियंस के पास है। आटे की, शुगर की, गैस स्टेशन, गाड़ी की फैक्ट्रियाँ, मैन्युफैक्चरिंग, सब जितनी पाकिस्तानी कौम को ज़रूरत है चीज़ों की, उन सब के ऊपर, उन सब की मलकियत जो है वो डेमोक्रेटिक लोगों के पास है। ठीक है। सो डेमोक्रेसी ने आपको सब कुछ दिया है। अब आप कहती हैं हाइब्रिड निज़ाम है, तो आप कहते हैं कि बहन अगर मैं चोर हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, मैं जाहिल हूँ, मैं गधा हूँ, मैं नालायक नाअहल हूँ, मैं अपने लिए किसी के पैर पड़ सकता हूँ, किसी का कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, अपना मुल्क बेच सकता हूँ। अगर मैं सियासतदान हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ, तो अगर इसके ऊपर पहरेदार नहीं होंगे तो मैं मुल्क बेच के चला जाऊँगा। आपको सुनना था, सुन लें आप। दैट अप्लाइज टू एवरीवन, राइट। ठीक है। और कॉम्पिटेंस की आप बात करती है जहाँ तक, तो अगर हम चीफ, क्योंकि एक टीम प्लेयर का काम करें, अगर चीफ की बात को समझ लें, तो मैं अब सियासत नहीं कर रहा। अगर आप देखें, आई एम लीस्ट पोस्ट, इसकी एक ही है गवर्नमेंट, बी की है, सी की है, डी की है, सारे एक जैसे ही हैं, ठीक है। मैं उनके विजन के हिसाब से अपने हिस्से का कतरा कि पाकिस्तान को संभालो, पाकिस्तान को बचाओ, आप भी कंट्रीब्यूट करें, मैं भी करूँ, और हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें एक कतरे की। एंड वी शुड बी लीस्ट बॉदर्ड कि उसने क्या किया, उसे सब इस हमाम में, सॉरी माजरत मैं आज इस्तेमाल कर, सब नंगे हैं, अब कोई भी नहीं बचा, ठीक है। पीटीआई क्लेम करती थी, वो भी नहीं बची। जो करप्शन का बाजार के पीछे गर्म है, वो मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कोई भी सिविलियन डेमोक्रेटिक लीडर नहीं परफॉर्म कर सका। देखिए, एंड वील हैव टू, इसी तरह से चलते रहेंगे। इसी तरह से नहीं, ये इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको जैसे कहा ना कि देखिए अभी ना मैं वजीर हूँ, ना मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ना मैं कुछ हूँ, ठीक है। मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, 60 अरब रुपए एक्सचेकर के अकाउंट में वापस डाल के दे रहा हूँ, और आपको दे के दिखाऊंगा, और आपको ऐसी फाइल बना के दूंगा कि नैब को भागने की जरूरत नहीं, कोर्ट को फैसला करने में देर लगाने की जरूरत नहीं, नंबर वाइज, डॉक्यूमेंट वाइज, और आपके आगे हल्फ पे। जो आप एक बात कही थी स्कैंडल की कि 60 अरब की चोरी है, वो एफबीआर का स्कैंडल तो नहीं है? नहीं, वो एफबीआर का नहीं, वो तो आप मिक्स करिए। देखिए, एफबीआर का तो स्कैंडल नहीं है। एफबीआर का तो स्कैंडल इस तरह से कि मेरे हिसाब से टेलर मेड, वो कहते हैं मिस्टेक हुई, ठीक है, तो वो रुक गया है। फिर पोर्ट कासिम की ज़मीन है 60 अरब रुपये की, अभी एक लाया हूँ, बहुत कुछ ला रहा हूँ मैं, ठीक है जी। सो मैं ये नहीं कह रहा कि जी ये गवर्नमेंट है, वो बुरी है, वो अच्छा है, मुझे आई एम नॉट बॉदर्ड नाउ, ठीक है। मैं अपने हिस्से का काम करके दे दूंगा, मुझे किसी का बाप नहीं रोक सकता, राइट, ठीक है। तो ठीक काम साहब कोई नहीं रोक सकता। अगर गवर्नमेंट को भी आप देखें तो उनको अप्रिशिएट करना होगा। और बाय द वे, जो पूरी मैरीटाइम मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। अब जो उनको नहीं पता, मैं उन्हीं के डिपार्टमेंट से वो सारे कागजात ला के रख दूंगा, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं। मैं पूरी फाइल बना के दूंगा, ऐसी फाइल दूंगा कि आप भी पढ़िएगा, आपको इंटरेस्ट होगा। और ये इसी तरह आप 1 अरब, 10 अरब, 50 अरब, 60 अरब, 100 अरब, 150 अरब अपने हिस्से का डालते जाएं। और एंड मैं 1 साल के अंदर बताऊंगा कि जब मेरे 1 साल पूरा हो रहा, तो मैं कहूँगा जी मैंने 100-150 अरब रुपए एक्सचेकर को दे दिए, ठीक है, मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया। अब खान हो, पठान हो, शहबाज हो, नवाज हो, कोई दीगर कोई और पार्टी का हो, मेरा कंसर्न और मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज मेरे लिए गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी के डेमोक्रेटिक एक्सपायर्ड लीडर्स इमटेरियल, इररिलेवेंट है मेरे लिए। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन हो तो रही है सियासत। अब एक अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है पीटीआई। 26 और 27 फरवरी को वो कह रही हैं कि हम बैठेंगे। सो अगर ये अलायंस बन जाता है, कोई प्रेशर होगा गवर्नमेंट के ऊपर? लिखिए भाई डेट 25 फरवरी 2025 मैं आपका शो कर रहा हूँ। अलायंस किससे बनाएंगे? जितनी बड़ी पार्टियों के जो लोग हैं वो तो एलाइज हैं, गवर्नमेंट के अंदर है, राइट, ठीक है। तो फिर अलायंस किसका बनेगा? सो एक ही आपके पास इंसान है जिसके पास, इनके पास तो पीटीआई के पास स्ट्रीट पावर भी नहीं रही। क्योंकि देखिए, मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बताऊं, ये एक आम पॉलिटिकल पार्टी है। इमरान खान की पार्टी यहाँ थी, अब वो यहाँ से यहाँ आ गई, इससे ऊपर है लेकिन यहाँ है, अब यहाँ नहीं है, ठीक है। वो क्यों? और उसी तरीके से उन्होंने अपनी स्ट्रीट पावर भी लूज कर दी। तो स्ट्रीट पावर अभी आपका एक आदमी के पास है, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, राइट। मेरा तो उनके साथ बड़ा इताब, रिस्पेक्ट का और प्यार का रिश्ता है। और मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं बगैर मतलब के उनके पास गया था, और मैं उस वक्त से लेकर आज के दिन तक उनके साथ खड़ा हूँ। उनकी हर चीज़ पे मैंने लब्बैक किया और आगे भी कहूँगा। लेकिन मेरा गुमान है कि अगर मुझे कोई चीज़ ज़िंदगी में चाहिए हुई फजल रहमान साहब के वास्ते, तो मैं खाली हाथ नहीं आऊँगा। वेरी बिग स्टेटमेंट, ठीक है।
मेरा आपको गुमान लग रहा है कि वो कभी ठीक है? पीटीआई के साथ ही देखिए, वो जाएंगे। अपने लिए कुछ कर ये लें कहेंगे तो ना वो आप। अपने लिए कुछ कर लें तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, वो आज़ाद आदमी है। लेकिन मौलाना के PTI साथ के लिए क्यों ज्यादती करेंगे? नहीं हुई, पीडीएम की गवर्नमेंट ने ज्यादती नहीं की मौलाना के साथ? बहुत जाती की ना। देखिए मैंडेट उनका चुराया किसने? केपी की गवर्नमेंट ने। तो जब हम पूरे मुल्क की चोरी की बात करते तो वहाँ चोरी की बात नहीं करते। ये कैसे हो सकता है कि उधर शहद की नदियाँ थी, वहाँ यही सिस्टम बिल्कुल इंटैक्ट था और बाकी जगहों पे चोरी हो गई इलेक्शन सो फिर एक अलायंस हो ही नहीं सकता पीटीआई के साथ इस तरह से? सिंगल हैंडेड लोग जो हैं जो सिस्टम से बाहर हैं, सिस्टम के अंदर उनका जाएंगे, तस्वीरें खींचेंगे, आप लोग टिकर चलाएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, आपको एड्स मिलेंगे, मैं कॉफ़ी पीऊंगा, आपको ठीक इंटरव्यू है। दूंगा। ये चल रहा है, चलता रहे। राइट। सो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैंने डेट दी थी, ना कोई धरना होगा, ना कोई मरना होगा, ना कोई डी चौक होगा, ना कोई प्रोटेस्ट होगा, ना कोई सड़कों पे तबाही मची हुई होगी, सब ड्रामेबाजी होगी। ट्रम्प कार्ड की तरह फेक कार्ड ले लेके टिकट चलवाएंगे, अंदर खाने मिले हुए हैं, इसके बाद खड़े होकर कहेंगे हम जमहूरियत के लिए अलायंस बना रहे हैं और अलायंस के बाद हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, सिर्फ बातें होंगी। सो फिर आपने कैसे कहा कि बानी पीटीआई आ जाएंगे 10 महीने में जेल से बाहर? मैंने तो कहीं नहीं कहा। आपने कहा 10 महीने तक नहीं आ रहे, सो वी अस्यूम्ड कि इसका मतलब है 10 महीने बाद। मैंने उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कब तक देख रहे हैं कि खान साहब बाहर आ रहे हैं, तो मैंने कहा इन जनरल टर्म्स मैंने कहा कि 8-10 महीने तो मैं देख ही रहा। अच्छा, ठीक है, और उसके बाद? नेचुरली क्योंकि ओपन एंड शट केसेस हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे केसेस हैं। ये तो अभी केसेस हैं जो हमें उंगलियों पे पता है, ठीक है। उसके अलावा भी तो केसेस हैं। सो मैंने तो एक टेंटेटिव बात की है कि 8-10 महीने तो मुझे कोई कुछ नजर नहीं सो आ रहा। लेट्स से ये सिनेरियो है जिसमें बानी पीटीआई कभी भी जेल से बाहर नहीं आते, इट्स अ पॉसिबिलिटी। सो डू यू थिंक कि ये फिर पॉलिटिक्स में कोई मसला होगा, ये सस्टेन कर लेगी इसी तरीके से? देखिए, यू कीप हिम इन जेल फॉरएवर? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए पाकिस्तान में तो हमने देखा है कि ऐवान से निकाल के फांसी पे चढ़ा दिया है और जेल से निकाल के ऐवान में बिठा दिए, ये हमने देखा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, सो इतनी कॉन्फिडेंस है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही बता सकती, मैं नहीं बता सकता, आप नहीं बता सकती। लेकिन अभी जो मैं सिर्फ देख सकता हूँ या समझ सकता हूँ, ये समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान के लिए आगे खुशखबरी है और वो हमें एक टीम मेंबर जो है वो आर्मी चीफ ला के दे रहे हैं। अच्छा लगे बुरा लगे, अब तो मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब भी उनको क्रेडिट देते हैं, वो तो मुसलसल देते हैं, वो शुरू से देते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात भी है, अगर कोई अच्छा काम करा तो उसको क्रेडिट देना चाहिए। तो हम जो पानी की तरह खून बहा रहे हैं उनकी इज्जत करें, वो हमारे लिए आपके लिए अगर कोई बेहतर सहूलियात पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं तो वाई नॉट अप्रिशिएट दें। बिल्कुल ठीक है। बजाय हम गालियाँ दें, उनको बुरा भला के अंदर खाने जाके उनके पैर पड़े और गले मिले और हाथ जोड़ें, ये मजाक बंद होना चाहिए। राइट। सो आपने शायद देखा, शायद मेतला ने कहा है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, आप बड़े अरसे से कह रहे हैं पीटीआई में बनेगा, ही इज सेइंग कि उसको रियाज फतेहाना लीड करेंगे, तकरीबन 36 लोग होंगे। देखिए मैं तो कुछ नहीं कह सकता बहन, मुझे तो मैं तो नाअहल हूँ, नालायक हूँ, गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट है, लोग पीटीआई के लोग बहुत कॉम्पिटेंट, काबिल, ईमानदार, नेक लोग हैं। मैंने तो आपको कई महीनों पहले, सालों पहले बता दिया था कि एक फॉरवर्ड पुरानी शक्ल से आ रहा है। मुझे कुछ लोग पुराने लोगों का मैं आपके शो पे स्पेसिफिक बोल चुका हूँ। उसके बाद इमरान इस्माइल ने और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम एक ग्रुप बना रहे हैं खान को रिलीज करने अभी तो बहुत सारे कुछ दाएं बाएं हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ बाहर हैं, तो बहुत कुछ देखना है आपने। सो विल यू बी अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप? देखिए ना तो मैं बहन बड़ी कैटेगोरिकली आपको बताऊँ कि ना तो मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ, ना मैं पीटीआई में जा रहा हूँ, ना मुझे कोई चीज़ चाहिए। अलबत्ता अगर मेरी औकात में, मेरी कोई हैसियत के अंदर, मेरी इतनी सी भी अगर खान साहब को कोई ज़रूरत हुई तो मेरे पुराने लीडर हैं, मुझ एहतराम के अंदर अगर वो आवाज़ देंगे और मैं उसमें एक डॉट बराबर भी कोई चीज़ कर सकता हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा। सो जो ये कह रहे हैं इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी कि हम निकलवाते हैं खान को जेल से, और ये जो गड़बड़े हैं दरमियान में, जो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है इस्टेब्लिशमेंट की और पीटीआई की, वैसे आई डोंट बिलीव वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक्चुअली ऐसा ही है, बट ही वाज सेइंग दैट वो हम ख़त्म करते हैं। आपको लगता है कि आप उस अलायंस को कोई मदद कर सकते हैं? आई विल पास। ओके, देखिए बहन, अल्लाह में इज़्ज़त रखे, हमेशा आपको साथ रहे। मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। अभी तक तो जो इम्पॉसिबल है उसको मैंने पॉसिबल ही करके दिखाया है, और यही मेरी क्रेडेंशियल्स थी इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर भी। मैं वहाँ भी जो गलत होता था खड़ा होता था और उसको रिवर्स कराता था। उसमें आप चाहे सोलर के जहाज़ ले लें, कई बिलियंस ऑफ रुपीज़ के जहाज़ खड़े थे, वो मैंने 11:30 बजे रिवर्स कराया, SRO निकाल दिए। उस वक्त जब राना सनालो पे केस बना, मैं खड़ा हुआ, ऐसे नैब का 190 मिलियन का केस था, मैं खड़ा हुआ, कैबिनेट के अंदर रिकॉर्ड का हिस्सा है वो, आप लोगों के आर्काइव्स का हिस्सा है। पार्टी के अंदर जो चोरी चकारी होती थी, बैग्स में से पैसे निकालते थे जो हमें फंड करते थे, मैंने वो 2017 में कहीं शाहजेब साहब के शो में ये बात की। तो मैं तो यू कैन डू इट, मैं खड़ा काम कर रहा हूँ और खड़ा काम कर रहा हूँ, खड़े होके कर रहा हूँ।
मुझे उसकी ज़ात की मदद चाहिए, उसी का डर है, बाकी अल्लाह की हिफाजत। राइट, हमें क्विक ब्रेक ले रहे हैं, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। हमारे साथ फैसल वाडा साहब मौजूद हैं। एक अहम क्वेश्चन कि जो हालात हैं इस वक्त पीटीआई के और इस्टेब्लिशमेंट के, और जैसे सोशल मीडिया पे फजूल बातें होती हैं और जगह होती हैं, सख्तियाँ हैं पीटीआई के ऊपर, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा या कभी कहीं आपको लगता है कि ये हालात शायद तब्दील हो सकते हैं? सबसे पहले बहन मेरी बात सुनने बड़े गौर से। पीटीआई के लिए कोई सख्ती नहीं। पीटीआई और गवर्नमेंट के अंदर गठजोड़ है। पीटीआई जमानती है नून लीग की हुकूमत की, और इन सब का मिल के समेत पीटीआई के ये प्लान है, उस पर कामयाबी से वो इमरान खान साहब को जेल में रख रहे हैं और मजीद रखेंगे और मजीद गड़े खोद देंगे उनके लिए। राइट, ठीक है। सो जब तक इमरान खान साहब अंदर है, ये पीटीआई को नजर आ रही है। इमरान खान साहब मफरूज़ तौर पर बाहर आ जाए तो ये पीटीआई नजर नहीं आएगी। वेरी ठीक इंटरेस्टिंग। है, तो बड़ी इसमें क्लैरिटी रखें। तो सब तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो फिर किस पे सख्ती है? मुझे आप बता दें, जो आज सारे पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनमें से किसके ऊपर सख्ती है? कौन 3 महीने 4 महीने की जेल काट के? कोई भी नहीं। ठीक है, राइट, इट्स वेरी क्लियर ना, सब कॉम्प्रोमाइज। मैं नहीं कह रहा कॉम्प्रोमाइज, तो खान साहब आप खुद कह रहे हैं। मैं तो कई महीनों से कह रहा था। हाँ, जो अलीमा साहिबा बात कर रही है वो मैं तो कई महीनों से कह रहा हूँ, वो कह रही, तो चले मेरी बात पे ना माने, इमरान खान साहब की बात तो मान लें। और इमरान खान साहब को तो पार्टी ने डिसोन किया हुआ है, उनकी जो हदायत है उनको डिसोन करते रहे हैं। यहाँ तक कि जो ख़त का मामला था उसमें कोई पॉलिटिकल कमेटी ने उसको इंडोर्स नहीं किया, हैमर नहीं किया इमरान खान साहब के। और दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा कि जो प्रेसिडेंट साहब थे अलवी साहब, उस टाइम पर, उस वक्त जब इमरान खान साहब अंदर थे और वो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने जो हदायतें दी थी वो तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने भी पूरी करके नहीं, जिस पे नाराज थे वो कहते भी थे। ठीक है, तो फिर तो पार्टी उनको डिसोन करी, तो क्या पार्टी है? ठीक है, क्लैरिटी रखे ना इसमें। आप क्यों दाएं बाएं ऊपर नीचे सबको ब्लेम कर रहे हैं? जो अपने घर के बेदी हैं पीटीआई के, उनको पकड़े ना। उनको तो आप पकड़ नहीं रहे, उधर तो करप्शन का मैदान है, सब एंजॉय कर रहे हैं। जो शेर अफजल मरवत थे, फिर वो ये पार्टी उनसे नाराज हुई, ये इस पार्टी से नाराज हुए, वो फिर किस तरह खड़े हैं? देखिए, उनसे तो खान साहब भी नाराज हैं। देखिए, मरवत मुझे जाती तौर पर पसंद है। बोल्ड है, क्राउड पुलर है, ब्लंट है, तगड़ा है। ठीक है, तो मैंने तो बहुत पहले कहा था वो नहीं चल सकेगा। मैं गौर साहब बहुत अच्छे इंसान है, मुझे ज़्यादा देर वो चलते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा, मुझे गंडापुर को गवर्नमेंट बचाने होता रही है। हाँ। लेकिन मुझे गंडापुर भी टर्म पूरी करते नजर नहीं आता। आपको लग रहा है कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, वो कम देर से हो। हालांकि गंडापुर को बचाने के लिए पूरी गवर्नमेंट को दी हुई है। ठीक है, गंडापुर इज मोर ऑफ अ सीएम देन पंजाब सीएम से ज्यादा वो उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, तो मैं फिर भी देख रहा हूँ वो नहीं रहेगा। ओके, सो आप कहते हैं बैरिस्टर गौहर भी नहीं रहेंगे? ये बैरिस्टर गौहर साहब तो बहुत अच्छा, नफीस शरीफ, बहुत अच्छा इंसान है। वो तो किसी से लड़ते नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ नफीस लॉयल अच्छा शरीफ आदमी इस पार्टी में चल ही नहीं सकता। इस पार्टी के अंदर जो अच्छे शरीफ मुखलिस चेहरे हैं वो साइड पर है। अली मोहम्मद खान साइड पे है, शिबली फराज अच्छा चेहरा है, ईमानदार चेहरा है, मुखलिस है, साइड पर है। एक और हमारे साइड है मोहसिन साहब, वो साइड पर है। ठीक है, मैं आपको कई दर्जनों नाम ले सकता हूँ, वो साइड पर है। ठीक है, और जो हैं वो अंदर खाने मिले हुए, पैर भी पड़े रहते हैं और सारी मुराद भी ले रहे हैं और सारी चीज़ों के इंजॉयमेंट करते हैं। बल्कि सो मच सो के पार्टी के जो पीटीआई के एमएनए एमपी है, जो सेनेटर्स हैं, इनमें से मेजॉरिटी खान साहब के खिलाफ स्टेटमेंट दे के आई है और वापस बैठी हुई है, तनख्वाहें भी ले रही है, इंजॉय भी कर रही है, बिकॉज इन सब की भी लास्ट टर्म है। सो मीनवाइल अगर हम 9 मई की रिपोर्ट पे ले आए, इसमें क्या होगा अब आगे? आपने पहले प्रेडिक्ट किया था कि इसमें खान साहब के लिए मुश्किलात होंगी। मैंने आपको कहा था, और मुश्किलात आपको नजर आ रही हैं। कहाँ तक होंगी मुश्किलात? देखिए, मुश्किलात तो अनगिनत है, क्योंकि किसी को अंदर खाने ये पता नहीं है कि पार्टी के जो लोग हैं, जो आज भी खुले फिर रहे हैं और लोगों को बताते हैं कि हम पीटीआई का हिस्सा हैं और मेन पीटीआई के अंदर है, उनने भी अपने इनोनिमस स्टेटमेंट्स नाम दे के ये कि बाहर ना बताएं खान साहब के ऊपर। व्हाट्सएप चैट मैंने आपके शो पे कहा था, कई शोज पहले कहा था, महीनों पहले कहा था, व्हाट्सएप चैट्स भी शो इन्होंने प्रूफ के तौर पे दिए हैं। तो फिर कौन क्या चाहता है वो तो सबको नजर आ रहा है। राइट, सो प्लान यही था कि जाए आर्मी इंस्टॉलेशंस पे आग लगाई जाए। ये पूरा एक प्री प्लान्ड हुआ जो 9 मई को हुआ। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस की आपको जरूरत नहीं ना। बल्कि मैं भी उस टाइम तक इस पार्टी का हिस्सा था जब ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट के अंदर एक आदमी बहुत मिसिंग है, जिसकी वजह से मुल्क में तबाही या सियासत में तबाही हुई। अच्छा लगे बुरा लगे बहन, लेकिन बेगम साहिबा जब आई तो पहला झगड़ा शुरू हुआ जब उजदार के ऊपर झगड़ा हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद फरागोगी की प्रोडक्ट आई। ठीक है, फिर 190 मिलियन पाउंड का केस हुआ, फिर हीरो के हार का हुआ, फिर डायमंड का हुआ, फिर ज़मीनों का हुआ, फिर वो फ्लाईओवर के ऊपर जो ज़मीनें थी उसका हुआ। फिर ये आपने वॉइस कट देखी जिसमें कहा गया कि इसको गद्दार साबित कर दो, बेगम साहिबा का वॉइस इसको गद्दार कर दो। ठीक है, देखिए मेरी बात है,
खान इस तरह का आदमी नहीं है, खान को जो बात करनी है खान साहब खुद कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बेगम साहिबा की बदौलत पार्टी इमरान खान साहब इस तबाही के डगर पे उनका कोई नाम नहीं आ रहा और वही इवेंचुअली बेनिफिशरी होंगी। ओके तो मैं तो क्लियर हूँ, किसी देखिए मैंने खान साहब को बेगम साहिबा से पहले चोरी करते नहीं देखा, और अगर चोरी करने वाले आदमी होते तो वो जब उनकी जमायमा साहिबा से तलाक हो रही थी तो लीगली वो अरबों डॉलर के मालिक बन जाते, उन्होंने नहीं लिए, ठीक है। तो मैंने उनको ज़मीन लौट कर जाते थे उससे पहले देखी, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने क्यों देखा। अब आप मुझे कहें कि खान साहब ने तो किया, तो मैं कहूँगा हाँ, गोली तो उन्होंने चलाई, बंदूक किसी ने दी, गोलियाँ किसी ने डाली, ट्रिगर तो उन्होंने चलाया, 190 मिलियन को साइन ऑफ उन्होंने किया, और फिर वो उस डगर पे चल पड़े जिस डगर से वापसी नहीं थी, फिर दरबारों के ऊपर सिजदे करना, और फिर ये जिन भूत और बकरे की टांग और उसके सींग आ जाना। सो ये तो सामने है, और इसमें फैज़ हमीद की भी आपको मिलेगी इन्वॉल्वमेंट। और इधर भी मैं अपनी पार्टी के दौरान भी ठीक चीज़ पे गलत चीज़ पे खड़ा होता था, मैं आज भी खड़ा हूँगा, मैं कल भी खड़ा हूँगा, और जितनी मुझसे मेरे साथ जिन्होंने हेटरेट करना वो कर लें, मैं अपनी जगह ले लूँगा। एक कराची का मामला है, क्योंकि आपको याद होगा कि शाहरुख जतोई के बारे में भी आपने कहा था, पहले प्रेडिक्ट किया था कि वो उसको छोड़ देंगे सुप्रीम कोर्ट से जब मामला हुआ था। ये जो मामला है मुस्तफा शाहरुख जतोई के केस के अंदर मैं फिर क्लियर कर दूँ, उस वक्त भी क्लियर किया था। मेरा दोस्त था जो जिसकी डेथ हो गई, शाहिद हयात, जो IGP थे, उनके फादर थे, मैंने किया, उनके फादर नहीं थे, अच्छा, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, तो उसमें शाहरुख जतोई जो था वो इनोसेंट था, क्योंकि बड़े बाप का बेटा था, उसको रगड़ देता, उसका रिश्तेदार एक्चुअली इन्वॉल्व था। ओके, दैट वाज द केस। तो मैंने बहुत पहले ही कहा था, जब मुझ पे एक सोशल मीडिया कैंपेन भी चली, तो जो मेरा दोस्त मुझे, फैमिली तो यही कहती थी कि शाहरुख जतोई ने मर्डर किया है, देखिए लेकिन बाद में खैर डील हो गई उनकी, वो तो मामला, वो तो एक अलग सेपरेट सब्जेक्ट है, बट शाहरुख जतोई वाज नॉट अ मर्डरर। ओके, बट ये वाला मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अब अरमगान जिसको कह रहे हैं कि वो मर्डरर है, उसके बारे में कुछ आपको लग रहा है कि उसको सजा मिलेगी? देखिए, सबसे पहले तो आप इस केस के अंदर उस अदालत से पूछें जिसने इस ट्रायल के ऊपर रुकावट बन के पहले 3-4 दिन इसको रोके रखा। ठीक है, पुलिस से भी पूछें। ठीक है, पुलिस ने जाने दी गाड़ी डेड बॉडी वाली, सुबह क्रॉस कर गई। देखिए वो तो ये बहन, ये बातें मुझसे आप ना करें, देखिए प्लीज, ठीक है। हमने हर चीज़ पोलिटिसाइज कर दी है, ठीक है। हम पुलिस वालों को रगड़ते हैं कि जी उनकी वजह से गाड़ी चलेगी, उनकी गाड़ी के अंदर 7 से 9 लीटर उनको पेट्रोल देते हैं, कैसे पकड़ेंगे वो? उनकी गाड़ियां जो हैं वो टूटी हुई हैं, उनके टायर पंचर हैं। आप दुबई की पुलिस को जाकर देखें, फरारीज, लैम्बोज, लैंड क्रूजर्स, साइबर ट्रक, इम्पैक्टफुल, आप दें तो आपने तमाशा बनाया हुआ है। चलिए, आप कह रहे हैं जुडिशरी से पूछें, आज एक जज के हवाले से तो हुई भी है, सजेशन आई है कि कार्रवाई करें, बट आपको लगता है कि कुछ निकलेगा नतीजा? एक तासुर है पाकिस्तान में कि जब भी ऐसा कोई मर्डर केस होता है वो फिर निकल जाता है, उस वक्त शोर होता है, बाद में बंदा निकल जाता है। देखिए, उस बच्चे के साथ जुल्म बर्बरियत हुई है, जुल्म हुआ है, क़यामत है। और इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है जो पाकिस्तान की सब दुनिया सो रही है, वो है कि पाकिस्तान का आज सबसे बड़ा मसला ये ड्रग्स है जी। जो नई जनरेशन है, 6.25 करोड़ बच्चा, कैन यू बिलीव इट? ये मतलब ये स्कूल के बच्चे थे, स्कूल प्लांट नहीं है, सेंटर्स नहीं है हमारे पास, इश्तिहार देने के लिए हमारे पैसे हैं, ठीक है। सो अगर आप कंपैरिजन करें तो कोई सीरियस नहीं है, ठीक है, राइट। अब हम ये भी दरख्वास्त फौज से करेंगे कि इस इशू को भी आप देख लें, और वो देख भी लेंगे और शायद बेहतरी भी लें। चलें, दैट्स अ गुड रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। मुस्तफा आमिर कत्ल केस अब एक नया रुख इख्तियार कर रहा है। ये केस अब एक कत्ल का केस तो है ही, लेकिन उससे आगे निकलकर मंशियात स्मगलिंग के बैनुल अक़वामी गिरोह तक पहुंच चुका है। इस गिरोह में नामी गिरामी कारोबारी शख्सियात और सियासी अफराद के नाम सामने आ रहे हैं। लग रहा है कि ये तमाम बड़े नाम किसी ना किसी तरीके से तहकीकात पर असरअंदाज होने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इस केस पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज है, मुंतज़िम जज जाकिर हुसैन, उन्होंने भी असरअंदाज होने की कोशिश की एलिजिडली, जिसकी वजह से सिंध हाई कोर्ट ने उनको ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान का रिमांड ना देने वाले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज इंतजामी इख्तियारात वापस लेने का तहरीरी हुक्मनामा भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जाहिर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने रिकॉर्ड टेम्परिंग के इल्ज़ामात के बाद जो ये जज साहब थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जज, उनसे इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश कर दी है। जो फैसला है उसको भी देख लेते हैं। फैसले के मुताबिक मुंतज़िम जज जाकिर हुसैन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अदालती अहकामात पर मुल्ज़िम अरमगान को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि केस के तफ्तीशी अफसर ने मुंतज़िम जज को तमाम शवाहिद
पेश किए। ये भी कहा जा रहा है कि अदालती राय में मुंतसिम जज का पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी है। अवामी मफाद और इंसाफ के लिए मुंतसिम जज के इख्तियारात किसी और अदालत को दे दिए जाएँ। इसी केस में जहां हमने इस एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब के हवाले से आपको बताया है, एक पुलिस ऑफिसर का भी पुलिस एहलकार के हवाले से भी इंकशाफ हुआ है कि उन्होंने भी मुल्जिम की मदद करने की कोशिश की है। इस हवाले से हमें मुकद्दस हैदर साहब ने अपडेट किया, ज़रा देखिए। जैसे जैसे ये केस का मामला आगे बढ़ रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। आपको ये एक मंशियात का इंटरनेशनल स्कैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो साजिद हसन साहब जो कि मशहूर एक्टर हैं, उनके साहबजादे हैं, उन्होंने जो बयान दिया है पुलिस को, और ये पुलिस की सोर्सेज की थ्रू रिपोर्ट आई है, जो उन्होंने ऑफिशियल बयान दिया है वो इससे मैच नहीं करता, लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं वो बहुत ही परेशान कुन है। कहते हैं वो अपने बयान में मंशियात की ऑनलाइन रकम वालिद साजिद हसन के मैनेजर के अकाउंट में भी कभी कभार मंगवाता था। 5 साल से मॉडलिंग और 13 साल से वीट का नशा कर रहा हूँ, जबकि 2 साल से वीट फरोख्त कर रहा था। मंशियात का मुकम्मल बिजनेस स्नैपचैट पर था। बाजिल और यहिया से मंशियात लेकर फरोख्त करता था। कोरियर कंपनीज के जरिए करोड़ों की मंशियात मंगवाता था और हर हफ्ते 4 से 5 लाख रुपए अदा करता था। महीने में 2 मरतबा 1 किलो से जायद वीट मंगवाता था। 1 ग्राम वीट 10,000 रुपए में फरोख्त करता था। मुल्जिम साहिर ने दौरान तफ्तीश 12 से जायद क्लाइंट्स के नाम भी पुलिस को बताए, जिनमें अहम सियासी और कारोबारी शख्सियात शामिल हैं। साहिर हसन से जो नाम सामने आए हैं, कुछ तो कोशिश की है कि पुलिस ने छुपाए, कुछ ज़राए के थ्रू सामने आए हैं। वो आप समझ लें एलीट के जाने पहचाने लोगों के नाम हैं। और अक्सर में जब हमने उसकी ज़रा सी रिसर्च की तो वो जो नाम हैं, जो लोग एक्चुअली बाय करते हैं वीड या नशा आवर चीज़ें, वो किसी न किसी जुर्म में मुलविस भी पाए गए हैं। मसलन साहिर हसन की रिपोर्ट में मुबैना तौर पर साबिक मेयर कराची के बेटे का नाम भी शामिल है। तैमूर साहब, जिनका नाम डाला गया है एलिजिडली, 2020 में गार्ड्स के हमरा एक नौजवान पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में दरख्शां थाने में मुकदमा उन पर दर्ज हो चुका है। साहिर हसन से मंशियात लेने वालों में मुबैना तौर पर बलूचिस्तान की एक अहम सियासी शख्सियत के बेटे का भी नाम शामिल है। इस अहम शख्सियत के बेटे ने अप्रैल 2023 में रमज़ानुल मुबारक के दौरान क्लिफ्टन में वाक़ एक गैर मुल्की रेस्टोरेंट में फायरिंग की थी। कल हमारे साथ मौजूद थी मुस्तफ़ा आमिर साहब की वालिदा साहब। उनसे जब हमने अरमगान के हवाले से पूछा था तो व्हाट डिड शी से, लेट्स वॉच दैट। इन लोगों को आप पहले से जानती थी कि ये फ्रेंड्स हैं या ये अभी आप? नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी इसको। ये चीज़ जो है, ये मैं पहली दफ़ा जब मुस्तफ़ा के लापता होने के बाद बच्चों ने ही मुझे लड़कियों ने ही बताया कि अरमगान पे हमेशा के आंटी अरमगान ऐसी हरकतें करता है, वो बंदे उठा लेता है। और मुस्तफ़ा से क्योंकि इसकी बहुत टसलबाजी थी, ऑन एंड ऑफ बहुत ड्रिफ्ट्स थी, तो वी हैव यू शुड। हमारे साथ आमिर शुजा साहब मौजूद हैं, जो कि वालिद हैं मुस्तफ़ा आमिर के। थैंक यू सो मच शुजा साहब हमें टाइम देने के लिए। कल एक खदशे का इजहार हुआ था कि कहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन है, जो कि अब बड़ी शॉकिंगली हमें और जगहों पे भी नज़र आ रही है, ये कहीं मेन फोकस से ना हट जाए। आपको भी कहीं ये खदशा तो नहीं है? नहीं जी, मुझे बिल्कुल ऐसा कोई खदशा नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा केस गी ट्रैक नहीं होगा। देखें, जो माफिया का केस चल रहा है, वो माफिया का केस बिल्कुल एक अलग है, जिसमें मेरा बेटे का मर्डर का इशू है। मेरे बेटे को मर्डर किया गया है और मेरा इशू उससे हटेगा नहीं, न मौके फटेगा। जहाँ तक ये माफिया का ताल्लुक है, माफिया तो देखें जी, कुछ पता नहीं 4 दिन 5 दिन के बाद वो हमें भी शायद मार दें, क्योंकि हमारी तो कोई सुनवाई नहीं है अभी तक कोई सुनवाई कहाँ हुई है। मैं आपसे सिर्फ आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी तक मेरे घर के ऊपर बहुत छोटा काउंसलर ही बहुत छोटी चीज़ होती है, ना वो आए हैं, ना चीफ मिनिस्टर साहब, ना प्राइम मिनिस्टर साहब, ना मेरी उन सब से अपील है कि खुदारा ये मेरा बच्चा गया है, मेरा बच्चा उस गाड़ी के ट्रंक के अंदर उसको 6 दिन तक जला हुआ रहा, ये 6 दिन तक वो वहाँ पड़ा रहा। खुदारा किसी और का बच्चा इस चीज़ से ना गुजरे। ये जितने भी बड़े लोग हैं इनको कहें, जितने भी पावरफुल लोग हैं, कि उनके भी छोटे बच्चे हैं, उनके भी बच्चे होंगे। मेरे बच्चा तो बहुत बुरे वक्त से गुजर गया है, उसको तो कोई इंसाफ मिले, उसको जो जुडिशरी इंसाफ दे, उसको तो कोई आला हुकाम इंसाफ दें। हमें तो इंसाफ की अपील है।
ठीक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो जो सिस्टम है, जो मामलात नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म के लोग नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पर अरमगान के हवाले से जिस कदर तशद्दुद उसने अनफॉर्चुनेटली आपके इस बेटे पे भी किया, और भी लोगों के हवाले से भी खबरें हैं। कल आपकी जो मुस्तफ़ा की वालिदा हैं, उन्होंने कहा वो नहीं जानती थी कि इन लोगों से दोस्ती हो गई है मुस्तफ़ा की। आपको कभी कोई खबर मिली हो कि ये इस किस्म के लोग हैं और ये शायद करीब हैं आपके बेटे के? बिल्कुल आपको आइडिया नहीं था? नहीं, देखें, बिल्कुल 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 अरमगान से कोई किसी किस्म की दोस्ती नहीं थी, ना अरमगान से कोई किसी किस्म का सोशल एक्वेंटेंस हो सकता है, क्योंकि ये एरिया बहुत डिफेंस के एरिया में सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, बच्चे एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा ने कभी भी, मुस्तफ़ा माशाल्लाह अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर ही था, जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, उसको कारों का शौक़ था, उसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का शौक़ था, इंडस्ट्री में जाने का शौक़ था, गाड़ियों की मॉडिफिकेशन का शौक़ था, लेकिन कभी भी ऐसी उसकी एक्टिविटीज़ नहीं थी। राइट। अरमगान देखिए 30 साल का था जी। और ये बेटा मेरा 23 साल का था और वो स्कूल गोइंग था। सही है, बिल्कुल आप ठीक है। लेकिन ये होता है कि एकदम से कोई से लोग आ जाते हैं या कोशिश करते हैं कि बच्चों को टारगेट करें। ये जो अरमगान है, इसको अब आपने देखा और जो आपने इसके मामलात सुने हैं, यानी वो ये भी आज खबर आई कि वो टॉस कर रहा था तशद्दुद करते वक्त कि अगर ये आ गया, हेड आ गया तो मैं छोड़ दूंगा, टेल आ गया तो मैं मार दूंगा। ये जिस किस्म की ख़तरनाक बातें हैं, क्या लगता है आपको? एक तो इसको सज़ा क्या होनी चाहिए, दूसरा ये वजह क्या है इस हद तक पुरतशद्दुद होने की? देखिए जी, बात ये है कि ये मैं बिल्कुल ये तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब चालान आएगा तो चालान के अंदर बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी, और जब क्लियर होंगी तो हमें भी पता चलेगा। लेकिन ये कि कुछ भी हो सकता है, जो ये आदमी कुछ भी कर सकता है। अगर ब्रूटली ये मेरे बेटे को इस तरह मार सकता है तो किसी तरीके से भी मार सकता है। राइट। और अरमगान के हवाले से आज जैसे मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेटर जज के हवाले से खदशात थे, फिर एक पुलिस एहलकार का भी बताया गया जो उनकी मदद कर रहे थे। ये जो अंदरूनी खाना उनकी एक सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, इसको कैसे रोका जा सकता है? ये आप इस सिस्टम से नहीं लड़ सकते। देखें, जिस वक्त मैंने अपने बेटे की 6 तारीख को FIR हमने 6 तारीख को कंप्लेन की थी और 7 तारीख को उसकी FIR लॉन्च की थी बड़ी मुश्किल से। हम गिजरी के SSP SIU और वहाँ तक हम चक्कर लगाते रहे कि जी आप प्लीज़ ये गाड़ी को इन्वेस्टिगेट करें। उन्होंने एक ग्रुप बना दिया फ़ोन के ऊपर कि जी ये ग्रुप आपसे कांटेक्ट करेगा। आप घर के अंदर एक ग्रुप आया है, उन्होंने एक बस मार्किंग की है, उसके बाद गायब। मतलब किसी किस्म की कोई एफर्ट्स नहीं थी। देखें, होता ये है कि जिस वक्त आप इस तरीके से गाड़ी आपकी निकलती है, चोरी होती है, जो होता है, तो ये फ़ौरन ही CPLC या जो को ऑन बोर्ड करके ये गाड़ी को ट्रैक करते हैं, और ये होता है शुरू के 2 से 3 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन। यहाँ 20 दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है, तो कहाँ से इन्वेस्टिगेशन होगी, कहाँ से पकड़ा जाएगा कोई? आपको किसी ने रीच आउट करने की या डराने की कोशिश तो नहीं की? आपके, मैं जानती हूँ और बच्चे भी हैं, तो कोई थ्रेट तो नहीं है आपको? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई नहीं आया फ़ोन। लेकिन ये तो सोचे भी ना मुझे धमकाने का या थ्रेट करने का। ठीक है, ये बिल्कुल ना सोचें। बहुत माजरत के साथ ये सवाल पूछ रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, बट क्योंकि ये बात आई इन्वेस्टिगेशन में भी और सोशल मीडिया पे भी, कभी कोई आपको लगा हो कि कोई दोस्त है जो नशा करता है मुस्तफ़ा का, या खुद उसको गलत काम में इन्वॉल्व करने की कोशिश की हो, कभी आपको शक हुआ हो किसी दोस्त के ऊपर? दोस्त पे, या ये समझ के कि ये दोस्त ठीक नहीं है मेरे बेटे का? नहीं, देखें, मैं आपको बताऊं, मैं इसके सारे दोस्तों को जानता था, जो इसके ये FPS स्कूल से पढ़ा कराची से। ठीक। और उसके बाद ये मलेशिया भी गया, मलेशिया से भी वापस आया। लेकिन इसके जितने भी दोस्त घर पे आते थे और अभी भी आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं नजर आया मुझे। ठीक है, सो ये एकदम से ये लोग आए हैं। और जो ख़वातीन, एक लड़कियों की लिस्ट है, कल आपकी जो मुस्तफ़ा की मदर है वो बता रही थी कि एक लड़की ने ही बताया था कि एक्चुअली हुआ क्या है। सो वो आपसे राब्ते में है, ये जिन ख़वातीन का जिक्र हो रहा है, जिन लड़कियों का?
देखिए ये ख़वातीन मेरे से तो राब्ते में नहीं है, लेकिन ये ख़वातीन सारी चीज़ें जब अनर्थ हुई हैं काफ़ी, जैसे इनकी जो जब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी पता चला हमें कि इस तरह ये लड़कियां आ रही हैं, ऑन स्क्रीन आ रही हैं, तो ये तो अब इन्वेस्टिगेशन, डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि जी इन लड़कियों का क्या रोल है मेरे बेटे के मर्डर में। राइट और डीआईजी मुकद्दस हैदर ये कह रहे हैं कि उनके पास काफ़ी सबूत आ गए हैं और एक मजबूत केस वो बनाएंगे। आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट दैट? देखिए मैं एवीसीसी के ऊपर मेरा बहुत कॉन्फिडेंस है और माशाल्लाह इस एवीसीसी ने ही, एसएसपी साहब ने और डीआईजी साहब ने, इन दोनों ने बहुत एफर्ट्स किए हैं हमारे इस केस को और सारी चीज़ों को प्रूव करने के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल मेरी तसल्ली है उनके साथ। आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कोई अपील करना चाहेंगे क्या ज़बूत नोटिस ने या समथिंग लाइक दैट? मतलब मुझे अब ये लग रहा है कि मैं आगे भूख हड़ताल पे चला जाऊं और इन्हीं लोगों से अपील करूं कि खुदा के लिए मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दें, इससे पहले कि हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हों और अपने बच्चे के इंसाफ के लिए। लेकिन अभी तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है, कोई हमारे लिए, मतलब किसी की कोई फ़ोन कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। इवन सीएम साहब की नहीं आई है कराची से, गवर्नर साहब की नहीं आई है, प्राइम मिनिस्टर साहब की नहीं आई है, और मतलब इतना एक हाइप का इशू हुआ हुआ है, लेकिन किसी ने हमें कोई कांटेक्ट नहीं किया। मतलब हम तो आपके मीडिया के थ्रू ये सारा कुछ कन्वे कर रहे हैं, अदरवाइज हमें तो किसी ने अप्रोच नहीं किया। हमें कोई मीडिया पब्लिसिटी नहीं चाहिए जी। जी ऑब्वियसली ये मुश्किल टाइम है आपके लिए और आप ये कह रहे हैं कोई रीच आउट नहीं करा। सो हम कहेंगे चीफ जस्टिस साहब से भी, दीगर लोगों से भी कि ज़रूर इसके ऊपर अटेंशन ज़रूर लें। यकीनन एक बहुत ही हॉरिफिक केस है ये, जो एक पूरा ड्रग रैकेट पकड़ा जा रहा है अब शुजा साहब, ये आपके लिए हैरतनाक है या आपको लगता है कि ये इस किस्म के माशरे में मामलात हो चुके हैं? देखें जी, बिल्कुल ऐसे माशरे में मामलात भी हुए हैं, लेकिन जिस तरीके का रैकेट अब पकड़ा जा रहा है ये तो कभी भी नहीं देखा था। लेकिन अब जो ये रैकेट पकड़ा जा रहा है तो आप देख लें डिफेंस के बड़े बड़े घरों के अंदर से अब ये रैकेट निकल रहे हैं। और मैंने तो टीवी पे देखा है कि ये हंस भी रहे हैं लोग, उनको कोई निदामत भी नहीं है जी कि किस तरीके से वो हंस भी रहे हैं और वो उनको कोई इशू नहीं है। आपने देखा जो हमारा सिस्टम, जो साजिद हसन साहब के बेटे हैं साहिर, उससे पहले कभी आपने देखा या अभी आपने उनको देखा है? नहीं, साहिर को मैंने अभी टीवी पे देखा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि साजिद हसन साहब के कोई साहबजादे हैं या साजिद हसन के वो हैं। सो उनकी आपको लग रहा है गिरफ्तारी इससे रिलेटेड नहीं है, वो फिर अरमगान की एक्टिविटीज से रिलेटेड है? देखिए मेरे बेटे का जो केस है वो एक टोटली डिफरेंट है, मैं उसको इसके साथ कनेक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, वो एक मर्डर का केस है और वो अलग केस है, तो मैं उसके साथ बिल्कुल कनेक्ट नहीं करूँगा। बिल्कुल ठीक है। आमिर शुजा साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कह रहे थे आमिर शुजा साहब कि अभी तक उनको किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्डर की कोई कॉल नहीं आई है, पुलिस के ऊपर वो इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, लेकिन वो यकीनन इंसाफ चाहते हैं कि जो हुआ है उनके बेटे के साथ उसका ज़रूर सिला दिया जाए उसके कातिल को। यकीनन जस्टिस ही की हम सब उम्मीद भी करते हैं और दुआ भी करते हैं। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।